बलरामपुर के नजदीक किसी गुप्त ठिकाने से नेपाल की ओर जा रही राजा दैवक सिंह की दो रानियों को अंग्रेजों और बलरामपुर के सैनिकों ने घेर लिया। अंग्रेज अफसरों को इस बात का अनुमान था कि रानियों की गिरफ्तारी राजा गोंडा को समर्पण के लिए मजबूर कर सकती है, पर स्वाभिमान के इस समर में राजा दैवक सिंह की रानियों ने अंग्रेज अफसरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने जहर पीकर अपने प्राणों की आहुति दी। इसी बीच नेपाल में हो रही समस्याओं से जूझकर क्रांतिकारियों का मनोबल टूटने लगा और 7 फरवरी 1859 को 5000 से अधिक बागियों ने समर्पण कर दिया। समर्पण करने वालों में नवाब फर्रुखाबाद और बेगम के खासम खास मम्मू खां भी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं घाघरा पार की खास सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे गोंडा के महाराजा दैवक सिंह की अमर गाथा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि अंग्रेजी फौजों के पहुंचने के पूर्व ही तुलसीपुर के रास्ते क्रांतिकारी नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए। अंग्रेजी आंकड़ों के हिसाब से ही 30,000 सशस्त्र सैनिक और 50,000 से अधिक नागरिक हिमालय की तलहटी अथवा नेपाल की सीमा में प्रवेश कर गए। अंग्रेजी फौजों ने क्रांतिकारियों का पीछा कर कई हमले किए, किंतु जंगल की मुश्किलों में वे उलझ कर रह गए। आर्मी चीफ कोलिन कैम्पबेल के साथ अंग्रेजी फौजों के सभी जांबाज अफसर इस मोर्चे पर लगे हुए थे, जिन्होंने क्रांतिकारियों पर विजय हासिल कर उन्हें नेपाल की सीमा में पीछे ढकेल दिया था। गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ इस बात से चिंतित थे कि जंगल, नाले और पहाड़ में अंग्रेजी फौजें विद्रोहियों पर कारगर नहीं हो रही थी। ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में दुश्मनों का एकत्र रहना भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। गवर्नर जनरल और चीफ यह भी समझ रहे थे कि वह नेपाल की सीमा पर अपनी आर्मी को ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं सकते, क्योंकि इसी बात का लाभ उठाकर क्रांतिकारी देश के अन्य क्षेत्रों में भी संगठन खड़ा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी सेना इस ताक में बैठी थी कि जैसे ही नेपाल की सीमा से अंग्रेजी फौजें कम होंगी, वे जोरदार हमला करेंगे और अपने घरों को वापस लौट आएंगे और पुनः संगठन खड़ा करेंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और कोलिन कैम्पबेल को इस बात का अनुमान था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के भरण पोषण व खाद्य सामग्री की समस्या जल्दी ही होनी है। किंतु अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में साधु संतों और मौलवियों का एक समूह, जिसने तराई के क्षेत्रों में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया और गुप्त रूप से क्रांतिकारियों के भरण पोषण के लिए भेजते रहे। क्रांतिकारियों के लिए घूम घूम कर आर्थिक सहयोग मांगने वाले कई व्यक्ति तराई के जंगलों में अंग्रेजों के हाथ लगे। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के इन सहयोगियों की बड़ी दुर्दशा की। गवर्नर जनरल नेपाल की सीमा में प्रवेश करके क्रांतिकारियों पर सैनिक कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थे। गवर्नर जनरल और आर्मी चीफ शायद जानते थे कि अंग्रेजी फौजें यदि नेपाल की सीमा में गईं तो भारतीय क्षेत्रों पर उनकी पकड़ कुछ ढीली पड़ सकती है। दूसरी समस्या यह भी थी कि ब्रिटिश सेना के लिए जंगल और पहाड़ दोनों अनजाने थे। ऊपर से नेपाल के नागरिकों द्वारा भारतीयों के साथ उदारता का व्यवहार किया जा रहा था। ऐसे में अंग्रेजी सेना के लिए परिस्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल थीं। अतः अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया। पत्र के माध्यम से गवर्नर जनरल ने नेपाल के राजा राणा जंग बहादुर से अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई संधि का हवाला दिया। अंग्रेजों और राणा जंग बहादुर के मध्य हुई पूर्व में संधि के हिसाब से किसी को भी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। गवर्नर जनरल ने राणा को अवगत कराया कि 50,000 से अधिक की संख्या में उनके विद्रोही नेपाल के जंगल और पर्वतमालाओं की शरण में हैं। ये सभी ब्रिटिश हुकूमत के अपराधी हैं। ब्रिटिश सेनाओं को इस बात का हक है अपराधियों को पकड़कर उन्हें दंडित करे, किंतु ब्रिटिश हुकूमत नेपाल सरकार से हुई संधि से बंधी हुई है तथा बिना नेपाल सरकार की इजाज़त के नेपाल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसे में मित्र देश को चाहिए कि वह इन अपराधियों को पकड़कर ब्रिटिश हुकूमत को सौंप दे अथवा उसे नेपाल में सैनिक कार्रवाई की इजाज़त दे। गवर्नर जनरल के इस कूटनीतिक प्रयास का राणा पर काफ़ी असर पड़ा। दरअसल राणा जंग बहादुर चाहता था कि किसी भी हालत में ब्रिटिश फौजें नेपाल की सीमा में प्रवेश न करें। संभवतः वह इस पूर्वानुमान में था कि ब्रिटिश फौजों को यदि उसने नेपाल की सीमा में आने की अनुमति दे दी तो भविष्य में उसके लिए ही समस्या न खड़ी हो जाए। अतः राणा जंग बहादुर ने सूझबूझ से काम लेते हुए गवर्नर जनरल को ब्रिटिश हुकूमत के विद्रोहियों को शरण न देने का आश्वासन दिया। नेपाल के नागरिकों को किसी भी भारतीय की मदद न करने की राजाज्ञा पारित करवाकर अंग्रेजों ने एक बड़ी कूटनीतिक बढ़त हासिल की। इधर भारतीय सीमा में अंग्रेजों की ओर से मेजर बारो को लुभावने वादों के साथ क्रांतिकारी समूह को समर्पण कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। महारानी विक्टोरिया की क्षमादान की घोषणा, दत्तक पुत्र की वैधता और समर्पण करने वाले तालुकेदारों को उनकी पूर्व की स्थिति में घरों को लौटने के लिए मेजर बारो द्वारा प्रेरित किया जाने लगा। मेजर बारो जानता था कि बेगम के तिलिस्म को तोड़कर नेपाल में क्रांतिकारियों की संख्या को कम किया जा सकता है। मेजर बारो ने गोंडा के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर खैरुद्दीन से मेहदी हसन और नवाब फर्रुखाबाद के बेहतर संबंधों का फायदा उठाया। मिस्टर खैरुद्दीन एक चालाक और अंग्रेजों का बड़ा खैरख्वाह अफसर था। जंगल की कठिनाई और उसकी चालाकी ने मेहदी हसन और नवाब फर्रुखाबाद को समर्पण के लिए राजी कर लिया। 7 फरवरी 1859 को नवाब फर्रुखाबाद, मेहदी हसन व अन्य कई प्रमुख लोगों के साथ 5,000 भारतीयों का समर्पण मेजर बारो के नेतृत्व में हुआ।
जिस समय मेहदी हसन अपने अनुयायियों के साथ अंग्रेजों के सामने समर्पण कर रहे थे, उसी समय नाना साहब और राजा देवीबख्श सिंह अपने समर्थकों को आधा सेर चावल पर पोषण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मेजर बारो का अगला निशाना राजा देवीबख्श सिंह थे। मेजर बारो यह बात बखूबी जानता था कि राजा देवीबख्श सिंह यदि समर्पण कर दें तो क्रांतिकारियों की कमर टूट जाएगी, क्योंकि नेपाल की सीमा में प्रवेश करने वाले अधिकांश लोग राजा देवीबख्श सिंह के अनुयायी थे। घाघरा पार के दर्जन भर से अधिक तालुकेदार उनके समर्पण करते ही हथियार रख देंगे और नेपाल की सीमा में विद्रोहियों के संगठन को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। मेजर बारो ने राजा देवीबख्श सिंह को समर्पण की शर्त पर अपना खोया हुआ राज्य वापस देकर क्षमादान का प्रस्ताव भेजा। गवर्नर जनरल के आदेश के क्रम में भेजे गए मेजर बारो के इस प्रस्ताव को राजा देवीबख्श सिंह ने ठुकरा दिया और स्वाभिमान का परिचय दिया। मेजर बारो ने गवर्नर जनरल को लिखा कि कुछ प्रमुख विद्रोही जैसे राजा देवीबख्श सिंह, बेनी माधव, नरपत सिंह, गुलाब सिंह तथा अन्य 2-4 को छोड़कर सभी तालुकेदारों ने समर्पण कर दिया है और अपनी रियासत को लौट चुके हैं। घाघरा पार के उत्तर बहुत धीमी प्रगति हुई है, किंतु गोंडा जनपद का विस्तृत क्षेत्र अब हमारे अधिकार में है। कार्यवाहक जिलाधिकारी कैप्टन रास दक्षिण के इलाकों में पुलिस चौकियों की स्थापना कर रहे हैं। मेजर बारो इसी पत्र में आगे लिखता है कि राणा बेनी माधव समर्पण के चक्कर में हैं और बेगम भी यदि अपने सरदारों से अलग हो जाएं तो समर्पण कर सकती हैं, किंतु चीफ कमिश्नर ने दुख व्यक्त किया है कि राजा गोंडा ने ऐन मौके पर क्षमादान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और मेजर बारो के पत्र को कठोरता से दो टूक कर दिया है। राजा देवीबख्श सिंह द्वारा क्षमादान के प्रस्तावों को ठुकरा देने से अंग्रेजों को बड़ी निराशा हुई। मेजर बारो ने राजा देवीबख्श सिंह को समर्पण के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। कुछ गद्दार भेदियों ने अंग्रेजों को बताया कि राजा देवीबख्श सिंह की 2 रानियां इकौना बलरामपुर के पास किसी गुप्त स्थान पर छिपी हुई हैं। यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तारी की सूचना राजा देवीबख्श सिंह को भेजी जाए तो राजा देवीबख्श सिंह का स्वाभिमान जाग उठेगा और मजबूर होकर उन्हें अपनी रानियों के लिए निकलना पड़ेगा। ऐसी दशा में राजा देवीबख्श सिंह के गिरफ्तार होते ही नेपाल में क्रांतिकारियों का संगठन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। योजनानुसार कुछ भारतीय सिपाहियों द्वारा, जो कभी राजा देवीबख्श सिंह के विश्वासपात्र हुआ करते थे, रानियों को सूचना भेजी गई कि वे राजा देवीबख्श सिंह का संदेश लेकर आए हैं। राजा देवीबख्श सिंह नेपाल के जंगलों में हैं और उन्होंने अपनी दोनों रानियों को बुलावा भेजा है। आपातकाल की स्थिति में राजा के बुलावे की सूचना को रानियों ने सहजता से सच मान लिया। दोनों रानियां राजा के आदेश पर निकलने के लिए तैयार होने लगीं। तभी रानियों को इस बात की भी खबर लग गई कि अंग्रेज उन्हें उनके ठिकाने पर हमला करके गिरफ्तार कर राजा देवीबख्श सिंह को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। दोनों रानियों ने इस पूर्वानुमान के साथ कि अंग्रेज उनके गुप्त ठिकाने पर हमला कर उन्हें पकड़ न लें, इसलिए राजा द्वारा भेजे गए संदेशवाहक के साथ नेपाल के जंगलों की ओर पालकी पर बैठकर आसानी से निकल गई। पालकी पर बैठने के पहले बड़ी रानी ने छोटी रानी को एक छोटी सी शीशी में विष दिया। बड़ी रानी ने किसी भी आपातकाल की स्थिति में अपने कुल की मर्यादा टूटने के पूर्व ही वह विष पी लेने का आदेश भी दिया। बड़ी रानी को इस बात की आशंका थी कि यदि किसी कारणवश वे अंग्रेजों की पकड़ में आ गईं तो अंग्रेज उन दोनों के बहाने राजा को समर्पण करने के लिए मजबूर करेंगे। दोनों रानियों ने विमर्श किया कि उनके जीते जी यदि राजा देवीबख्श सिंह को घुटनों के बल होना पड़े तो उनका जीना धिक्कार है। इसलिए मजबूत इरादे के साथ दोनों रानियां अपनी हथेलियों में जहर की शीशी दबाए पालकी में सवार होकर नेपाल की ओर निकल पड़ी। राजा देवीबख्श सिंह की बड़ी रानी राजा भदावर की पुत्री थी। वे मां नहीं बन सकती थीं, इसलिए उनके प्रयासों से ही राजा चरदा की बहन से राजा देवीबख्श सिंह का विवाह हुआ था। छोटी रानी इस समय गर्भधारण में भी थी। राजा देवीबख्श सिंह की एक अन्य पत्नी राजा पयागपुर की पुत्री थीं, जो इस समय नेपाल में राजा देवीबख्श सिंह के साथ थीं। दोनों रानियां पालकी में सवार होकर कुछ दूर ही पहुंची थीं कि अंग्रेज घुड़सवारों की टुकड़ी ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया कि जिन सिपाहियों ने राजा का संदेश उन्हें दिया था वे ही अंग्रेजों से मिले थे। बड़ी रानी ने अंग्रेज अधिकारियों को ठहाका लगाते हुए उनकी बेवकूफ़ी पर हंसते हुए सुना। उन्होंने पालकी नीचे रखाई और वे पालकी से बाहर निकली तो अंग्रेजों के साथ महाराज बलरामपुर भी ठहाका लगाते हुए नजर आए। बड़ी रानी सबको दरकिनार करती हुई छोटी रानी की पालकी तक आई तो उन्होंने देखा कि गर्भवती रानी जहर पीकर अचेत पड़ी हुई है। छोटी रानी के साथ राजा गोंडा के वंश को भी मृत पाकर बड़ी रानी ने भी जहर की शीशी पी ली और महाराज बलरामपुर को निसंतान होने की बद्दुआ भी दी। स्वाभिमानी रानियों ने रानी पद्मावती की तरह ही जौहर करके अंग्रेजों की योजना पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ क्रांतिकारियों ने नेपाल के रास्ते एक सैनिक अभियान कर बंगाल में नजरबंद नवाब साहब को मुक्त कराने की एक योजना बनाई, जिसकी कहानी हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए घाघरा पार।